फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग एच.सी. वर्मा का जो चैप्टर है उसका शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके अलावे जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं चैप्टर के बीच में दिए हुए या चैप्टर के एंड में, वो सब सॉल्व एग्जाम्पल का भी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। और थियरी के नाम पर जो इक्वेशंस जितने भी इसमें हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, जितने भी चैप्टर में इक्वेशन है उस इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, सारे इक्वेशन को, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल करते चलेंगे और चैप्टर के लास्ट में शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड एक्सरसाइज, ये सब कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है F = G m1m2 अपॉन r²। ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन इसका। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस के बारे में बता रहा है। दो मास के बीच m1 एक मास है और एक m2। m1 का वैल्यू कैपिटल M इन्होंने लिया है, m2 का वैल्यू स्मॉल m। और ये दोनों मास अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इन दोनों मास के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा G × m1 × m2 अपॉन r²। यहाँ G = 6.67 × 10⁻11 है और इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इक्वेशन 1 पे बेस्ड क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल। 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेज 1 kg एंड 2 kg, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम का दो पार्टिकल है, दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। Assuming that the only forces acting on the particle are their mutual gravitation, find initial acceleration of two particles। तो दोनों पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स तो यही होगा, यानी कि 1 नंबर पार्टिकल को 2 अपनी तरफ इतने फोर्स से बुला रहा होगा और 2 को भी 1 अपनी तरफ बोल रहा होगा कि आजा मेरी तरफ, और दोनों एक दूसरे को इसी फोर्स से बुला रहे होंगे एक दूसरे की तरफ। कैलकुलेट करने पे ये फोर्स 5.3 × 10⁻20 या -10 लिखा हुआ है न्यूटन आया, ये फोर्स -10 न्यूटन। अब मुझे फोर्स नहीं पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो जिसका एक्सेलरेशन निकालेंगे उसका मास लिखेंगे। तो इस फोर्स को, ये जो फोर्स आया अभी, उसको 1 kg से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मिलेगा। और जब मैं इस फोर्स को 2 kg से डिवाइड करूँगा तो 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग आया है, लेकिन दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या था, सेम था। दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होते हैं, तो दोनों ही फोर्स इक्वल थे, लेकिन उस फोर्स के कारण जो इफ़ेक्ट पड़ा, यानी एक्सेलरेशन आया, वो भारी वाले मास में, जिसका मास ज़्यादा था, उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया ये फोर्स। सेकेंड इक्वेशन उसके बाद है इन्होंने दिया हुआ, जिसका फॉर्मूला लिखा है Gm1m2 अपॉन 1 - r1 - 1/r2। ये दिया हुआ है। ये क्या चीज़ है? Gm1m2 1/r1 - 1/r2। ये वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम r1 से r2 है, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये है। तो कैसे डिराइव किया हुआ है देखिए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.dr। तो आप कंसीडर कीजिए कि m1 मास यहाँ रखा है और m2 मास को बीच वाले, जब ये r दूरी पे था तो इससे यहाँ से और दूर ले जाया गया, dr दूरी दूर लेकर गए इसको। तो इसमें वर्क कितना करना पड़ा? dr दूरी जब दूर ले गए इसको, पहले से ये डिस्टेंस r पे था और dr और दूर ले गए, तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो अट्रैक्ट कर रहा था, जबकि m2 को हम इतना दूर लेकर गए, dr दूर। तो फोर्स लग रहा था Gm1m2/r² ग्रेविटेशनल फोर्स, और dr दूर लेके गए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, परंतु नेगेटिव यहाँ लग गया, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आया माइनस लगाकर, राइट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क कितना करना पड़ा r1 से r2 ले जाने में। तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव ऑफ वर्क डन जो होता है ना, माइनस लगा के, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। तो du जब लिखा मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो उसके लिए मुझे माइनस वर्क डन करना पड़ेगा।
तो ये माइनस उस माइनस के चक्कर में कैंसिल हो जाएगा, तो खाली GMM/r² dr बच जाएगा। और इसका जब इंटीग्रेट किया गया GMM/r² का, तो बाहर निकल गई ये दोनों, और r² का हो गया ये 1/r²। डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, 1/r² का इंटीग्रेशन होगा, लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2 तक। जैसे ही इंटीग्रेट किए तो 1/r² होता है -1/r, तो -1/r लिख दिए r1 से r2 तक। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए, तो अपर लिमिट पुट तक करते समय r2 जो है वो माइनस में आ गया, और लोअर लिमिट करके पुट किए तो माइनस माइनस प्लस होके r1 प्लस में आ गया, तो इसीलिए पहले r1 लिख दिए बाद में r2। ये क्या है, u फाइनल यानी कि r2 पे जब था उस वक्त का एनर्जी माइनस u इनिशियल, यानी इनिशियल r1 पोजीशन है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं, और इसको वर्क डन भी बोल सकते हैं। कहाँ से कहाँ लाने में, कैसे ले गए हैं, r1 से, मतलब m1 के पास से दूर ले गए हैं, यानी r1 से r2 तक ले जाने में किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन का निगेटिव चीज़ ये है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी तो इसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया है ना। फिर इसी को देखिए, हम अगर r से इन्फिनिटी तक लिखते, जो r1 से m1 मास था, उससे r1 दूरी से जो r2 दूरी लेके गए थे हम, तो उसी r1 में क्या लिख देते हैं हम, r1 की जगह पर लिख देते हैं। कहाँ से कहाँ लाना है सर बताइए, r1 से r2 के लिए ये फार्मूला था कि पहले r1 पे था बाद में r2 पे गया। अब पहले इन्फिनिटी पे रहता और बाद में किसी जनरल r पे आ जाता, तो इसी फार्मूला को जस्ट हम यहाँ लिख कर और पहले इनिशियल इन्फिनिटी ले लेते और बाद में r2 कोई भी जनरल r लिख देते, जनरल r। तो 1/∞ होता है 0, तो ये ख़त्म हो जाता है, तो -GMM/r आ गया, यानी कि कोई भी दो मास m1 m2 r सेपरेशन पे रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ये कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से वहाँ तक का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इतना होगा -GMM/r। यानी अगर दो मासेज असेंबल किए हुए हैं r सेपरेशन पे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है -GMM/r। और अगर ये इनफाइनाइटली सेपरेटेड रहेंगे, तो r को इन्फिनिटी रखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, 0। तो जब दो मास एक दूसरे से इन्फिनिटी पे होते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या ली जाती है, 0। और अगर दो मास एक दूसरे से r सेपरेशन पे रहेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी -G(m1m2/r)। पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच अगर निकालना है, तो जैसे कि देखिए दो पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक B और एक A। तो VB माइनस VA का वैल्यू क्या होगा, यानी पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो एक सोर्स मास कोई रखा होगा, तो इस सोर्स मास और यहाँ पे कोई एक मास रखिए स्मॉल m, तो स्मॉल मास को यहाँ रखिए, तब इसकी एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी बनाइए, तो कितनी एनर्जी होगी, -G स्मॉल मास कैपिटल मास बाई इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा RB मान लेते हैं उसको, माइनस इसी स्मॉल मास को जब A पॉइंट पे रखें स्मॉल मास को, तब इस सिस्टम की एनर्जी क्या आएगी, सोर्स मास और इस स्मॉल मास की, वो एनर्जी लिखिए। तो उसको मैं UA लिखूँगा, तो UB माइनस UA, और इसको मास से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या क्वांटिटी मिलेगा, VB माइनस VA, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दो पॉइंट के बीच का। अट्रैक्टिव फील्ड में ऐसा हुआ, जब रिपल्सिव फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो प्लस चार्ज होते हैं और उसमें ये फार्मूला लिखना होता है, तो यहाँ पे UB माइनस UA लिखकर और इसको VA माइनस VB लिखा जाता है। मतलब जब रिपल्सिव हो तो उल्टा याद रखिएगा, रिपल्सिव होता है तो उल्टा लिखना पड़ता है, और अट्रैक्टिव जब फील्ड होगा तो एज इट इज लिखेंगे, VB माइनस VA इक्वल टू UB माइनस UA अपॉन M लिख देते हैं ऐसे, राइट। यानी कि DV को मैं लिख सकता हूँ DV इक्वल टू DU/Q, ऐसे DV इक्वल टू DU/Q। अब हम लोग आ गए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर का हो गया, अब सॉलिड स्फीयर का देखिए।
तो सॉलिड स्फीयर के अंदर हम लोग एक हॉलो स्फीयर कंसीडर किए, एक्स जिसका कि रेडियस रहा, तो कितना मास आया होगा इस पे, और डी एक्स थिकनेस इसका रहा। तो मास पर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल मास इसका, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा m/4/3 पाई, और कितना वॉल्यूम होगा बता दीजिए। पूरा वॉल्यूम था, बड़ा रेडियस AQ, और अभी जो हम कंसीडर किए उसका 4 पाई और x²। अच्छा, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, हम ये DM माने कि इसका छोटा मास DM था। तो जो एक्सटर्नल इसके लिए पॉइंट है, बाहर का पॉइंट, वहाँ पे इसके एक्सटर्नल के लिए तो ये हॉलो स्फीयर जस्ट पॉइंट मास जैसा बिहेव करता है, तो उसका ये एक्सटर्नल वाले पॉइंट पे तो फील्ड ऐसे ही लिख देंगे G इंटू हॉलो स्फीयर जो कंसीडर किया उसका मास DM/r², और इसमें r² और G कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मास आ जाएगा, यानी कि टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड G और टोटल मास बाई r² हो गया डायरेक्ट। मैंने आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉलिड स्फीयर भी पॉइंट मास जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो वही इक्वेशन नंबर यहाँ पे 11.23 में लिखा हुआ है। सॉलिड स्फीयर का इक्वेशन ये है, पॉइंट मास जैसा एक्सटर्नल पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए। अब इंटरनल पॉइंट के लिए निकालना है हम लोग को, तो एक्सटर्नल के लिए हम क्या किए कि सेंटर से मान लेते हैं कि हमको ये सेंटर रहा, ठीक। अब सेंटर से हम मान लिए कि ये मुझे R पॉइंट पे निकालना है, तो जितना पॉइंट पे निकालना है ना उसी को रेडियस मानते हुए, उसी को रेडियस कंसीडर करते हुए, और हम एक स्फीयर कंसीडर किए, और ये P पॉइंट पे मान लीजिए निकालना है R रेडियस का। तो इतने के अंदर का जो मास हुआ उसके लिए तो P पॉइंट ऑन द सरफेस हो गया, यानी कि पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा भीतर वाले के लिए। तो भीतर वाले का मास कितना है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है 4m/4/3 पाई AQ, क्योंकि पूरा गोला का, स्फेरिकल गोला का A रेडियस था, और हम जो छोटा गोला लिए हैं अंदर उसका है 4/3 पाई RQ, स्मॉल RQ। 4/3 पाई इससे कट गया तो m/RQ/AQ आ गया नीचे वाला, तो m/RQ/AQ क्या हो गया, ये भीतरे वाला का इसका मास। तो इसके लिए ये R पॉइंट भैया सरफेस वाला पॉइंट है, तो ये सरफेस वाला जस्ट फार्मूला लिख दिया जाएगा। तो सरफेस इसके चलते ऑन द सरफेस वाला कहानी है, और ऑन द सरफेस क्या होता है, तो G और मास लिखा जाता है पूरा बाई r², और इसका पूरा मास है mR/AQ। तो mR/AQ m के जगह पर है, तो G और मास के जगह पर mR/AQ लिख दिए, और नीचे r²। तो सॉल्व करने पे Gm और R/AQ आ गया। अब कोई पूछेगा सर इधर भी तो मास है, खाली ये तो अंदर फंसा हुआ मास के चलते P पे निकला, तो इधर के लिए मास के लिए 0 आएगा। यहाँ पे फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो 0 आता है, क्योंकि देखिए सीमेंट इधर का, इसके इस तरफ वाला मास का फील्ड कैसा होगा, इधर बुलाएगा आजा, इधर, और इधर वाला मास बुलाएगा इधर आजा, तो सब पूरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। नेट फील्ड जो बाहर का मास है उसके कारण कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ जितने मास के अंदर का बचता है, जितना मास R रेडियस के अंदर का बचा, सिर्फ उसी की वजह से फील्ड आया। तो यही फाइनल आंसर भी हो गया। समझ गए बात। ध्यान रहे कि सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल निकालते समय कैंसिल नहीं हुआ था, क्योंकि वो वेक्टर नहीं था, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी था, इसलिए वो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहा था और ऐड होते गया था सब। ठीक है, तो इन साइड के लिए आप देख सकते हैं कि फार्मूला में ये तो कांस्टेंट है Gm/AQ, ये तो कांस्टेंट है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। और जब आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए है तो फार्मूला में नीचे यहाँ R² आ जाता है, तो 1/हाइपोटेनियस ऐसा कुछ ग्राफ होगा। हाइपोटेनियस नहीं, एसिम्प्टोट बोलते हैं, जो इन्फिनिटी पे जाके मिलता है। कुल मिला के नीचे R रहेगा, यानी पॉइंट मास जैसा बिहेव करने लगेगा सॉलिड स्फीयर, तो इन्फिनिटी पे जाने पे, यहाँ इन्फिनिटी रखने पे फील्ड 0 आएगा, यानी Gm/R² फार्मूला हो जाएगा, उसी का ग्राफ। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आ गया है एक, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मून
मून के कारण निकालना है। ठीक है भाई, तो मून को एक स्फीयर कंसीडर कर लेंगे, सॉलिड स्फीयर, और उसका मास दिया ही हुआ है मून का। अब कितनी दूरी पे निकालना है भाई, तो रेडियस उसके सरफेस पे निकालना है, तो रेडियस दिया हुआ है। तो ऑन द सरफेस होता है GM बाई जितना भी रेडियस है उसका स्क्वायर, सब दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो इतना आ गया फील्ड मून के सरफेस पे। नेक्स्ट है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी में कैसे वेरिएशन होगा देखना है। तो पहले हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से h ऊंचाई पे चलेगा तो कितना g होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई लफड़ा नहीं है। आप GM/r² जो लिखते थे उसके जगह पर r + h का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अर्थ को गोला मानेंगे तो उससे उसका आउटसाइड का पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, h हाइट। तो सेंटर से r + h दूरी हो गई उसकी। अब इसमें r बाहर ले लीजिए। r बाहर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि GM/r² बाहर लेंगे ना तो वो स्मॉल g हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाई हम ले लिए r बाहर, r² एक्चुअली बाहर लिए, तो 1 + h/r का स्क्वायर ऐसे बच जाएगा। देखिए ब्रैकेट में ना था r और प्लस h का स्क्वायर, तो r बाहर लिए तो 1 + h/r ऐसे रहेगा। और ये पूरे का स्क्वायर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसे था स्क्वायर, तो उसमें से r² तो सेट कर गया GM के नीचे, वो g हो गया, G0 उसको माना है इन्होंने, G0 हो गया। और बेचारा 1 + h/r का स्क्वायर फंस गया, तो 1 + h/r का स्क्वायर जो फंसा 2 ऊपर जाके -2 हुआ, और बाइनोमियल लगा देंगे तो ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो G0 1 - 2h/r यही फार्मूला है h हाइट के साथ वेरिएशन का। अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे हम 1 - 2h/r, तो रियल फार्मूला आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा GM/g + h का स्क्वायर। अब अर्थ के अंदर जब जाएंगे उसके लिए फार्मूला लिखने के लिए आपको किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर r डिस्टेंस पे फील्ड का फार्मूला ये याद रखना है कि फार्मूला होता है GM/aq × r, जहाँ r ये अंदर का ये वाला डिस्टेंस है कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं। तो अगर अर्थ के अंदर गए और अंदर मुझे निकालना है, तो अर्थ के सरफेस से h अंदर गहराई में गए, तो सेंटर से ये वाला दूरी अब क्या हो जाएगा, पूरा r था तो r - h हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा फील्ड का GM/r3, और ये सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो r - h, और फोर्स निकालना है तो ये मास मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर गहराई के लिए, और उसको मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो मास कट जाएगा और एक्सेलरेशन आ गया GM/ नीचे r³ था और ऊपर था r - h, तो r से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिए। ऐसा क्योंकि सर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों नहीं किए, ये r³ था ना। देखिए फिर से इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो ये GMM में से m से डिवाइड किए तो ये हो गया, लेकिन GM/ नीचे r³ आया, तो r³ को 2r² और r में स्प्लिट कर दिया अलग अलग, क्योंकि ये जो है ना GM/r² ये g का फॉर्मूला होता है, G0 यानी ऑन द सरफेस का। तो भीतर क्या हो गया, r से r कट गया, 1 - h/r आ गया, यानी 1 - h/r, G0 1 - h/r, जहाँ h हाइट नहीं है, सरफेस से गहराई है कि अर्थ के कितने अंदर की बात हो रही है। 11.8 क्या है एग्जाम्पल में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट, फर्स्ट नंबर में 5 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस और सेकेंड में 5 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है और सरफेस पे 9.8 लेना है। तो बिलो द अर्थ सरफेस के लिए ये फार्मूला है G0 1 - 2h/r, ये लिख देंगे। ये किसके लिए, एबव द अर्थ सरफेस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बिलो द अर्थ सरफेस के लिए क्या है, G0 1 - h/, और यहाँ h गहराई लिखना है कि कितना सरफेस से अंदर घुसे हैं। तो इस तरह से दोनों आ जाएगा कि अर्थ की गहराई में जाने पे कितना नया g हो गया और अर्थ के ऊपर जाने में कितना वेरिएशन आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ देखिए रोटेट करेगा, तो यहाँ कोई आदमी खड़ा है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m⍵²r, और उस पर mg इधर की तरफ लग रहा है सेंटर की तरफ, या GM m/r², ये सेंटर की तरफ लग रहा है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल जो लग रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, ये थीटा है, तो इधर भी वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल क्या बनाएगा,
थीटा बनाएगा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा। इतना ये जो जी एम एम बाई आर स्क्वायर था उससे इतना अपोजिट डायरेक्शन में लग जा रहा है, यानी इतना कम लगेगा। अब देखिए, किसी अगर इक्वेटर पे यहाँ पे पूछता तो यहाँ पे इधर लगता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर और इधर पूरा लग जाता है एम एम स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ के लिए थीटा, यहाँ के लिए यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाता, तो साइन 91 होता है, तो पूरे का पूरा एम ओमेगा स्क्वायर आर सब्ट्रैक्ट हो जाता जी एम बाई आर स्क्वायर में, राइट। तो एट इक्वेटर के लिए ये एम जी में से ये एम ओमेगा स्क्वायर आर पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो दोनों में एम कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दीजिए, तो फोर्स बाई मास जी आता है, तो जी डैश क्या आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नेक्स्ट है ये कि अगर कोई प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है, नेचुरल या आर्टिफिशियल कैसा भी सैटेलाइट है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कितना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे जो ए है ना वो प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच की दूरी है, ठीक है। जैसे ये अर्थ है और कोई सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी को ए लिया गया है, तो ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इतना। अब ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो जी एम एम बाई ए स्क्वायर, यानी कि वो ये एम है मास ऑफ सैटेलाइट और कैपिटल एम है मास ऑफ प्लैनेट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे ये भी आ जाता है कि कितने स्पीड से वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा। इस न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर हाइट है सरफेस से प्लैनेट का, तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट बताइए क्या है, और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बताना है, रेडियस भी दिया है, अर्थ का मास भी दिया है। तो अभी हम स्पीड देखे थे रूट जी एम बाई ए आया था, और जी भी लिख दीजिए, मास भी लिख दीजिए, लेकिन ए के जगह पर ध्यान रखिएगा कि रेडियस में हाइट ऐड करके लिखना है। तो ये खुद 6400 किलोमीटर है और ये 600 है, तो 6400 में 600 कीजिएगा तो 7000 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये ए के जगह पर 7000 किलोमीटर लिखना है। तो ए के जगह पर 7000 किलोमीटर जैसे ही लिखे तो ये आंसर आ जाएगा, इतना किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा। और उसको एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होगा 2 पाई आर बाई वी। तो 2 पाई और आर के जगह पर वही 7000 यहाँ लिखना है, 7000 किलोमीटर, और वी कितना स्पीड से घूम रहा था अभी पिछले पार्ट में निकाले ही, यानी इतना समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में। अगला इनका डेरिवेशन एस्केप वेलोसिटी का है, जिसमें अगर अर्थ के सरफेस से किसी ने वी वेलोसिटी से किसी को थ्रो किया अर्थ के सरफेस से, हाँ, तो अर्थ के सरफेस से किसी ने वी वेलोसिटी से थ्रो किया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो हाफ एम यू स्क्वायर। और अर्थ के ऊपर रखा था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था उसका, माइनस जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ जो बॉडी को थ्रो किए हैं उसका अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल हुआ और ये काइनेटिक, तो दोनों का सम जब वो चला जाएगा बहुत दूर यानी ग्रेविटेशनल रेंज से बाहर, तो वहाँ उसका काइनेटिक भी जीरो हो गया और पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल क्योंकि वो अंडर टेंशन रही, अर्थ के साथ अट्रैक्टेड है ही नहीं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से रहेगा, जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और हम उतना ही मिनिमम स्पीड दिए हैं ताकि वो जस्ट चला जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो ओबियसली काइनेटिक भी वहाँ जाके ज़ीरो हो जाएगा। अगर ज़्यादा ज़ोर से थ्रो करेंगे तो काइनेटिक रहेगा वहाँ, लेकिन हमको एकदम मिनिमम सिचुएशन लिखना है, तो हम उतना ही स्पीड दिए हैं ताकि इन्फिनिटी पे जाके यानी रेंज से बाहर जाके और वो रुक ही जाए। इसको जब सॉल्व किए तो 2 GM/r आ गया, जबकि सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा था ना उसका GM/r था। तो इससे हमको पता चल रहा है कि एस्केप वेलोसिटी जो है ना वो √2 टाइम्स है सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा था उसके वेलोसिटी का। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है इसमें, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फॉर मून। मून से पत्थर को फेंकना है और लौट के आना नहीं चाहिए, और मून का मास दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। तो अभी सैटेलाइट नहीं एस्केप वेलोसिटी √2 GM/r अभी देखे थे, तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया।
इसके बाद ब्लैक होल के बारे में बताया गया है कि ब्लैक होल क्या होता है कि अगर किसी कारण से समझिए किसी प्लैनेट या किसी स्टार का घटने लगा, स्टार का मानते हैं कि घटने लगा मास किसी कारण से, तो उसका मास घटेगा, मास नहीं घटेगा, उसका साइज कम होने लगा, अमाउंट वही रहा, साइज कम होने लगा। तो रेडियस जैसे जैसे कम होगा तो उस पर एस्केप वेलोसिटी यानी VE जो है उसका वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये बढ़ेगा। तो ये कम होते होते इतना कम हो जाए कि ये एस्केप वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो अब उस पे से कोई भी चीज़ एस्केप कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिलेटिविटी में कॉन्सेप्ट है आइंस्टाइन के रिलेटिविटी में कि लाइट के स्पीड से ज़्यादा कोई मूव कर ही नहीं सकता है फास्टर। अब लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट कोई मूव करेगा तो टाइम ट्रेवल करने लगेगा वो, तो अब लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल करना है नहीं पॉसिबल। तो उस केस में इस ब्लैक होल से उसका नाम ब्लैक होल हो जाएगा जिस प्लैनेट या जिस स्टार के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू लाइट के स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी, उससे लाइट भी वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, उससे लाइट भी, या वहाँ लाइट सेंड करेंगे तो लौट के फिर रिफ्लेक्ट करके लाइट वहाँ से वापस नहीं वो भेज पाएगा, या कोई भी मास वहाँ से निकल कर बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट से ज़्यादा हो गई। तो समझ गए ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिस पे एस्केप वेलोसिटी लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस चैप्टर में टोटल चैप्टर के अंदर 10 ही एग्जाम्पल हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल नंबर है 10 नंबर। आखिरी पेज में इसमें लिखा हुआ है कि पॉसिबल चेंजेज इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का ये दिया है फॉर्मूला, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का Gmm/r², वो फॉर्मूला सही नहीं है। कैवेंडिश जो साइंटिस्ट है जो कि G का वैल्यू निकाला, तो उस मेथड से G निकालने पे और फोर्स का फार्मूला चेक करने पे कुछ इस तरह का फार्मूला आया। इसमें ये वेरियस कांस्टेंट अल्फ़ा और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो ये R 200 मीटर से ज़्यादा के लिए एज अल्फ़ा इज़ निगेटिव, अल्फ़ा यहाँ पे एक निगेटिव टर्म है -0.007, द सेकेंड टर्म इन स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट रिपल्सिव फोर्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये वाला जो है ये रिपल्सिव बोल रहा है, और न्यूटन ने तो ये फार्मूला दिया ही था, यानी इससे कुछ कम फोर्स आता है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जितना न्यूटन से आता है उससे थोड़ा कम आता है। या अगर न्यूटन वाला ही फार्मूला किसी को पसंद है Gmm/r², तो उसमें G चेंज करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट 200 मीटर से कम डिस्टेंस पे है दो ऑब्जेक्ट, तो उसके बीच G 6.67 × 10⁻11 नहीं लिखकर G का नया वैल्यू लेना पड़ेगा। वो पुराना न्यूटन के लिए G × 1 + अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा एक निगेटिव वैल्यू है, तब जाकर देखा गया कि प्रैक्टिकली सही रिजल्ट दे रहा था। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी मॉडिफिकेशन हो चुका है, और मॉडिफिकेशन होकर और G के जगह पर अब G' लिखा करेंगे, जहाँ G' इक्वल टू होता है पुराना G × 1 + अल्फ़ा, और उस अल्फ़ा की वैल्यू -0.007 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कड आउट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, वर्कड आउट एग्जाम्पल करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और लास्ट में एक्सरसाइज। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। 13 नंबर इक्वेशन में आ चुके हैं हम लोग। जो इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। क्या मीनिंग है सर इसका, जैसे एक ये बड़ा सा मास है सोर्स मास, इसका हमको पता करना है ना कि यहाँ पे फील्ड कितना है भाई, ठीक है, इसका फील्ड हम पता करना चाहते हैं। इससे r दूरी पे यहाँ पे हमको फील्ड पता करना है। तो फील्ड कितना है, तो यहाँ एक यूनिट मास को रखिए लाके 1 kg मास को। तो कोई बोला कि 1 kg नहीं रखकर हम m रखेंगे तो क्या होगा सर, तो ये m kg पे फोर्स जितना होगा ना आपका, m kg पे कितना फोर्स होगा Gmm/r²। तो फील्ड को m kg के लिए थोड़े डिफाइन किया गया है, 1 kg पे कितना फोर्स लगाता है, तो यानी कि पर यूनिट मास लिखना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट मास। तो ये m से m कट जाएगा तो Gm/r² खाली आएगा। तो कैसे डिफाइन किया हुआ है फील्ड को, किसी सोर्स मास से
r दूरी पे फील्ड कितना होता है, तो वहाँ पे रखे हुए यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगा, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं, मास। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो पर यूनिट चार्ज लिखते, ग्रेविटेशनल फील्ड है तो पर यूनिट मास। फिर बोलता है कि सर अर्थ के आसपास तो फोर्स mg लगता है, G m1m2/r² नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो अगर अर्थ के आसपास की बात करें और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो mg फोर्स हो गया और m से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया। तो वही ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो गया, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है उसी के बराबर आ जाता है फील्ड का वैल्यू। ठीक है। 11.4 नंबर एग्जाम्पल क्या इसमें दिया हुआ है 11.4 में, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम experiences a gravitational force of 2 Newton when placed at a particular point. Find gravitational field at that point. देखिए इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई 50 ग्राम वाला, तो इसको केजी में कितना लिखेंगे 50 ग्राम को, 50 × 10⁻³ तो 50 × 10⁻³ kg 2 न्यूटन एक्सपीरियंस किया, तो 1 kg कितना करेगा 2/50 × 10⁻³, तो सॉल्व करने पे आ गया 80। तो 1 kg जितना एक्सपीरियंस करता है ना फोर्स, उसी को फील्ड बोला जाता है उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू आ गया 40 Nm/kg। अब रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल में। तो फोर्स किसी पे कितना लगता है, मास इनटू फील्ड लगता है, और dr अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ dr, तो वर्क डन ये हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन इससे मिलेगा me.dr। अभी देखिए डॉट को हटाया नहीं है, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा भी लिखेंगे। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का माइनस लगाएं तो वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होना चाहिए सिस्टम का। और हम लोग पढ़े हैं कि चेंज इन जो एनर्जी पर यूनिट मास को क्या बोलते हैं, dV बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी जो me था, m से इसको डिवाइड किए तो खाली e बच गया, E.dr आ गया, यानी कि E.dr का इंटीग्रेशन, और एक माइनस भी देखिए आया है, माइनस लगाकर E.dr का इंटीग्रेशन करेंगे r1 वेक्टर से r2 वेक्टर तक, तब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा उसको, फाइनल पॉइंट का माइनस इनिशियल पॉइंट का। अब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर है तो वेक्टर इक्वेशन ऐसे दिया है i कैप j कैप में, और dr जो वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका पक्का कुछ x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट होगा ना, जो भी डिस्प्लेस किए होंगे वो पक्का समथिंग i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप में होगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब किया जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट करने से ये ex के साथ dx बच जाएगा, ey के साथ dy, ez के साथ dz, तो E.dr का वैल्यू इतना आएगा। इसका मतलब तो ये हो गया सर कि इसमें माइनस जब हम लगाते हैं तब उसको dv लिखते हैं, यानी कि माइनस ex dx को लिखेंगे dv, माइनस ex dx ये हो गया, और इसमें भी सब में माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस E.dr करने पर dv आता है ना, तो माइनस ey dy माइनस ez dz। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट के साथ dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, y के साथ dy, z के साथ dz, या उल्टा अगर है, अगर v ही आपको दिया हुआ है और पूछा है e, तो जो भी v रहेगा उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तब जाकर e मिलेगा, क्योंकि ये dx इधर डिवाइड होगा ना, तो dv/dx करेंगे तो e का x कंपोनेंट मिलेगा और माइनस भी इधर लेके आ जाइए, फिर माइनस dv/dy करेंगे तो y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा, और माइनस dv/dz करेंगे तो z कंपोनेंट आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो कुल मिला के ध्यान में रखने वाली बात ये हुई कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक या ग्रेविटेशनल, हाँ ग्रेविटेशन चल रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का दिया हुआ है कुछ इक्वेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कैसे मिलेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन माइनस लगाकर उससे x कंपोनेंट मिलेगा। वैसे ही y कंपोनेंट कैसे मिलेगा, तो जो भी v का इक्वेशन होगा दिया हुआ उसको पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में तो करेंगे, लेकिन एक बगल में माइनस भी लगा कर करेंगे,
क्योंकि ये है स्केलर और इधर वाला आना है वेक्टर, इसीलिए x कंपोनेंट निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में, y कंपोनेंट के लिए y के रिस्पेक्ट में ऐसे करेंगे। 11.5 में कहता है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड दे दिया है इस बार। अब बोल रहा है कि टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी ज़ीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी भी ज़ीरो लेना है। फाइंड इट्स वैल्यू, यानी पोटेंशियल पता करना है x डिस्टेंस पे क्या होगा। तो हमको पता है फॉर्मूला कि किसी भी डिस्टेंस v, पोटेंशियल किसी भी डिस्टेंस x पे का फॉर्मूला ऐसे नहीं पता है, ऐसे पता है हमको, dv का फॉर्मूला पता है, चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला। चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, तो E डॉट dx ऐसा फॉर्मूला होता है, माइनस E डॉट dx। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो दिया हुआ है E बाई एक्स क्यू, K बाई एक्स क्यू, तो K बाई एक्स क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए और यहाँ dx मैंने लिख दिया, माइनस भी लगा दिया। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से और x तक। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है कि इसका डायरेक्शन x की तरफ है, प्लस x की तरफ है, तो प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन। जबकि हम लोग को पता है कि सोर्स चार्ज से फील्ड अट्रैक्टिव जैसा होता है, अट्रैक्टिव, यानी कि फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा हम लें, ऐसा प्लस x की तरफ, यानी राइटवर्ड प्लस x लिए, तो पक्का जो सोर्स मास है ना वो यहाँ रखा हुआ होगा, है कि नहीं। ध्यान से देखिए, सोर्स मास यहाँ पे रखा होगा ना ऐसे, तभी तो वो डायरेक्शन अपनी तरफ बुलाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल कभी रिपल्सिव होता नहीं है। और ये दिया है प्लस x में, तो यानी कि सोर्स मास यहाँ रखा है, राइट। अब सोर्स मास यहाँ है, अब इसमें हम किसी पॉइंट पे, यहाँ पे x दूरी पे जब था उस समय यहाँ पे फील्ड कितना है भाई, तो k बाई एक्स स्क्वायर है फील्ड, बराबर k बाई एक्स स्क्वायर लिख दिए फील्ड का वैल्यू। और डॉट dx भी करना है। अभी dx किधर हम करें, देखिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे है ये, इससे कितने दूरी पे हम लिए हैं, x दूरी पे, यहाँ से यहाँ x दूरी पे चलेगा। अब x दूरी से और ज़्यादा थोड़ा सा और आगे की तरफ dx ले गए, तो आप देख सकते हैं कि फील्ड का तो वैल्यू इधर था और हम डिस्प्लेसमेंट का उल्टा किए हैं, तो हमको k बाई एक्स स्क्वायर और dx लेके माइनस लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि E डॉट ds रखने पे 180 डिग्री E k और dx में अंतर आ रहा है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, या इनिशियल यहाँ था और फाइनल वहाँ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, इनिशियल से फाइनल होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, राइट। तो ये तो माइनस इसमें लग जाएगा ऐसे, माइनस k डॉट dx। तो देखिए आपको जो रिलेशन निकालना है उसमें एक्चुअल सिचुएशन को विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि dv इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, बराबर। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि इन्होंने दिया हुआ है कि x एक्सिस की तरफ है, इसलिए मैं आई कैप यहाँ लगा दूंगा, और डॉट ये dr होता है dx, माने x में डिस्प्लेसमेंट के साथ आई कैप, और आगे dy j कैप और dz k कैप। अब चूँकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये j कैप k कैप वाले कंपोनेंट रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली आई कैप में है, तो इसीलिए सिर्फ आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ये वाला माइनस यहाँ वाला है, क्योंकि dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया 1, तो माइनस के बाहर आ गया और ब्रैकेट में रह गया इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आई कैप 1 हो गया। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन मुझे कहाँ से कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी से लेकर x तक लाना है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस के, और इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 2 dx हो गया, इन्फिनिटी से x तक माइनस के, और x टू द पावर कितना हो गया बताइए, x टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक x, ये माइनस बाहर आके क्या प्लस हो गया, बिल्कुल k रहा, और ब्रैकेट में 1 बाई एक्स अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे
तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट रख के देखिए। अच्छा ये एक्स क्यू था, ये एक्स स्क्वायर नहीं होके क्या था, ये एक्स क्यू, क्यू रख दीजिए इसको। तो यहाँ भी एक्स का पावर क्या हो जाएगा, -3। तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स टू दी पावर -3 का इंटीग्रेशन, ऊपर में एक्स टू दी पावर -3 + 1 और नीचे -3 + 1 यानी -2 नीचे रह जाएगा, यानी 2 यहाँ रह गया, माइनस तो यहाँ ले लिए हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, के आया बाहर और 2 भी बाहर आया, और इधर ब्रैकेट में 1/x - 1/∞, 1/∞ 0 हो गया और 1/x रह गया, तो k/2x आ गया। देखिए k/2x, 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यू था ना भाई, यहाँ देखिए एक्स क्यू था, तो एक्स का पावर -3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 + 1, तो एक्स का पावर -2 है, तो नीचे एक्स टू दी पावर -2 आएगा ना, तो k/2x स्क्वायर हो गया। वैसे भी अगर आप याद करें तो जहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रिपल्सिव जैसा, तो उसके लिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, और अट्रैक्टिव फील्ड में पोटेंशियल नेगेटिव आता है। तो ये रिपल्सिव जैसा फील्ड है, इसीलिए k/2x स्क्वायर आ गया। और फार्मूला वाइज आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, और इसको ध्यान रखिएगा वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और यहाँ खाली x नहीं लिखना है, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप लिखना है, तब डॉट करना है। यहाँ तो ये आई कैप में ही दिया है, तो सिर्फ x वाला बचा, और dy dz वाला टर्म 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया 11.5। नेक्स्ट जो सवाल है अगला, उसमें जस्ट उसका उल्टा है, इस बार v दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यानी कि ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस लगाकर, तो एक बार पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में किए तो -dv/dx, और v का वैल्यू यहाँ पे रख दिए ऐसे, और √x², a² का रूट था तो ऊपर जाकर x² a² का पावर -½ हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर ही लेंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसमें y का टर्म है ही नहीं, खाली x है और a है। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना मतलब x को कांस्टेंट कंसीडर करना, तो y वाला फील्ड z वाला फील्ड 0 आ गया, तो सिर्फ x वाला फील्ड ही आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू ये है। नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें 11.18 और 11.19। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा गया है पॉइंट मास के वजह से gm/r², और यहाँ माइनस लगाया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ ER कैप एक यूनिट वेक्टर है, ER कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग R वेक्टर, राइट। तो R वेक्टर कैसा वेक्टर है, तो आपके मास से और जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना उधर वाला, ऐसा वाला वेक्टर। लेकिन ये चूँकि अट्रैक्टिव फील्ड है इसीलिए R वेक्टर का उल्टा जस्ट लग रहा है, तो ये R वेक्टर यानी ER कैप तो लिखना है यहाँ, लेकिन माइनस लगाना है, क्योंकि ये जो R वेक्टर है ना उसके उल्टे डायरेक्शन में फील्ड है, यानी कि -r कैप। फिर रिंग के वजह से फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो हम रिंग पे यहाँ छोटा सा मास dm कंसीडर किए, इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, इधर आएगा। अभी इसका जब रिजोल्यूशन किया जाएगा तो इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो ये अल्फ़ा कंपोनेंट, अल्फ़ा इधर है तो इधर वो DE cos अल्फ़ा आएगा, और इधर कंपोनेंट DE sin अल्फ़ा आएगा। सिमेट्री से मुझे पता चल रहा है कि नीचे वाला जो है उसका भी 2 कंपोनेंट होगा, और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और खाली DE cos अल्फ़ा ऐड होते रहेगा। तो DE cos अल्फ़ा का इंटीग्रेशन अब मुझे करना है। अब cos अल्फ़ा में तो cos अल्फ़ा कांस्टेंट है जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, r/z होगा, z का वैल्यू a² + r² है, लेकिन DE हो गया g और छोटा सा मास dm, और तिरछा वाला यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस z²। जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिए, g को कांस्टेंट था इसलिए बाहर ले लिया गया, g, और cos अल्फ़ा भी कांस्टेंट था, और ये z भी तो फिक्स है क्योंकि रिंग, और z क्या है, ये तिरछा वाला ऐसे से डिस्टेंस लिए हैं रिंग से, ऐसे रिंग से सब डिस्टेंस लिया हुआ है, तो रिंग से सब इक्वल डिस्टेंस पे है, कोन जैसा फॉर्म हुआ है, तो ये स्लैंटिंग लेंथ जैसा z है, तो z भी कांस्टेंट ही है, तो z को बाहर ले लिए, और dm का इंटीग्रेशन करने से क्या m होता है, तो dm का इंटीग्रेशन किए तो पूरा बड़ा मास m ले लिए,
और बाद में इस कॉस का वैल्यू रिटर्न कर दिए, तो आ गया GMR/A² + R² का 3/2। रिंग के बाद बारी आती है डिस्क की। तो ये सर्कुलर डिस्क है एक। अब इस डिस्क में x दूरी पे जाके और dx थिकनेस का, x दूरी पे जाके dx चौड़ाई का एक रिंग कंसीडर मैंने किया, dx मोटाई का। तो रिंग का तो हमको याद ही है, अभी हम निकाले हैं। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, तो उस रिंग का फॉर्मूला लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जहाँ पे रेडियस का वैल्यू, x का वैल्यू 0 से लेकर और जो इसका रेडियस होगा x का वैल्यू 0 से लेकर और जो भी डिस्क का रेडियस होगा वहाँ तक इंटीग्रेट किया जाएगा। परंतु इसके लिए हमको ये छोटू सा मास की ज़रूरत पड़ेगी, इस रिंग के मास की। तो मास पर यूनिट डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई, और मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो डिस्क है उसका a है रेडियस, तो πa² मास पर यूनिट एरिया हो गया। अब हमारा जो रिंग का एरिया है वो है 2π, ये इंटू लिखे हैं 2πx सर्कमफेरेंस और dx, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा मास, रिंग जो कंसीडर किया उसका मास। तो वही लिखा हुआ है यहाँ, आप देख सकते हैं 2πx dx और मास पर यूनिट एरिया m/πa² है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये आया। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, तो GMR, आपको याद होगा पिछले बार फॉर्मूला था जो डिराइव किए थे हम लोग रिंग के वजह से, वो क्या था GMR और x² + R² का पावर 3/2, जहाँ पे R क्या है, R दूरी पे हमको निकालना था। अभी भी हमको इसके सेंटर से R ही दूरी पे, ये डिस्क के सेंटर से R ही दूरी पे निकालना है। तो GMR में छोटा सा m के जगह पर छोटा सा मास जो ऊपर से आया वो मास लिख दिए, और नीचे R² + x² था तो उसमें A² + R² था। तो इस बार हमारा जो है रेडियस x है, तो इसीलिए हम x² लिखे हैं और बाहरी पॉइंट R है। क्लियर हो गया। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है यहाँ। अब इसको इंटीग्रेट करते समय जो कांस्टेंट है बाहर लिए और वही 0 से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसको इंटीग्रेट करते समय आप देखेंगे कि नीचे R² x² है और इधर x है, तो ये R² + x² को R² + x² कोई नया वेरिएबल मान लीजिए t², इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। फिर उसको सब्स्टिट्यूट यहाँ किए और इंटीग्रेट करते ही ये फॉर्मूला आ गया, यानी डिस्क का फॉर्मूला इतना हुआ। पुनः जैसे पोटेंशियल निकाले थे वैसे इस बार फील्ड निकाला है, स्फेरिकल शेल का या हॉलो स्फीयर का। तो वही कैसे निकाला होगा याद होगा आपको, इसका रेडियस a है, तो हम क्या किए इस पे, इसके अगर r डिस्टेंस पे हमको निकालना है ना, तो थीटा एंगल पे जाके और d थीटा थिकनेस का वही रिंग कंसीडर कर लिए, और रिंग के वजह से यहाँ हमको पता है ही। तो छोटा सा मास कैसे आया होगा, तो इस पूरे स्फीयर में ऐसे सेंटर से x थीटा एंगल पे जाके dx ऐसे नाम का रिंग कंसीडर किए होंगे, dx थिकनेस का, राइट, ऐसा। तो अगर ये इसका ओरिजिनल अगर ये दिया हुआ है कि स्फीयर का a है रेडियस, तो a साइन थीटा इस रिंग का रेडियस होगा, a साइन थीटा रिंग का रेडियस हुआ। तो रिंग का सर्कमफेरेंस क्या हो गया, 2πa साइन थीटा, 2πr हो गया ये, और इसमें d थीटा मल्टीप्लाई हम करेंगे। क्यों d थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई a d थीटा मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअली में, क्योंकि ये थिकनेस भी तो मल्टीप्लाई करना है रिंग का। हमने जो रिंग कंसीडर किया है उस रिंग पे का कितना एरिया आ रहा है, तो 2π और ये रेडियस उसका हो गया, इंटू dx भी करना पड़ेगा हमको। तो वो dx कितना है, a d थीटा है, ठीक है, और इंटू क्या है, मास पर यूनिट एरिया, तो मास और पूरा स्फीयर का एरिया था 4πa²। तो ये 2π इससे कैंसिल हुआ तो 2 बच जाएगा, 2a², a² भी कट गया ऊपर से, ये a और ये a, तो ऊपर साइन थीटा d थीटा आया और m, और नीचे 2 साइन थीटा d थीटा m/2, इतना छोटू सा मास आया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है भाई, ये gm मतलब dm मास के चलते
फील्ड बाई जेड स्क्वायर। जेड क्या है देखिए, ये जो रिंग हम कंसिडर किए इसका, तो रिंग का डीएम मास यहाँ छोटा सा मास के चलते यहाँ क्या आता है। अब रिंग का डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज इसमें किया जा रहा है, ये मेन बात है। रिंग का भी जैसे डेरिवेशन हुआ था वैसे लिखा हुआ है फार्मूला यहाँ। तो इसके वजह से दो कंपोनेंट साइन कॉस आया था, तो खाली कॉस वाला कंपोनेंट आया था, तो जी डी एम जेड स्क्वायर कॉस कंपोनेंट हो गया यहाँ। अब डी एम का वैल्यू जब रिटर्न किए m/2 साइन थीटा डी थीटा, तो m/2 साइन थीटा डी थीटा हो गया, और कॉस पहले से अल्फ़ा यहाँ है ही। अब ध्यान देखेंगे तो साइन थीटा में है और कॉस अल्फ़ा में है, और अल्फ़ा और थीटा में क्या यहाँ डिफरेंस है। तो रिंग के वजह से यहाँ पे जो एंगल बना था ये वाला एंगल, इस एंगल को अल्फ़ा लिखा हुआ था, राइट। और थीटा इसमें क्या है, थीटा है कि स्फीयर में, स्फीयर के सेंटर से हम कितने एंगल पे जाके, उसके एक्सिस से कितने एंगल पे जाके रिंग कंसिडर किए हैं, वो थीटा है। तो समझ गया, ये अल्फ़ा अलग चीज़ है और थीटा अलग चीज़ है, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या है बताइए, अल्फ़ा एक्सिस से कितने एंगल पे, एक्सिस पे वो एंड को मिलाने वाला एंगल बना है, पूरा एंड को, एक्सिस से वो किनारे को ऐसे कितना मिला है, मिलाने पे एंगल। फिर वही वेक्टर रूल लगाए जब यहाँ हम, तो जेड स्क्वायर रिजल्टेंट वेक्टर हुआ तो वो होगा आर स्क्वायर और इधर से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और थीटा एक्सटेंडेड से सेकेंड लेते हैं तो कॉस 180 माइनस थीटा लिखेंगे, जो कि माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट जैसे ही किए तो डिफ्रेंशिएट करने से ये आया, यानी साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू मिला। और जब इसी को एज इट इज़ लिख के और इससे कॉस थीटा एक बार निकालेंगे, इसको एज इट इज़ लिख दिए, और इससे फिर कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, अच्छा कॉस अल्फ़ा निकालना है। ऊपर क्या था भाई, ऊपर यहाँ पे थीटा था, अभी कॉस अल्फ़ा कैसे निकलेगा। तो अल्फ़ा निकालने के लिए इस बार वेक्टर रूल ऐसे लगाए कि ये ए और जेड मिला के दोनों, कौन कौन सा सर, ये ए और ये जेड, ये दोनों वेक्टर मिला के ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है कि नहीं, राइट। ऐसे हम ये वाला किए हैं, देखिए जेड स्क्वायर में ये ऐड किए तो ये आर वेक्टर मिलेगा ना। और इस बार एंगल चूँकि हम इन दोनों को ऐड किए हैं तो इन दोनों के बीच का ये एंगल लेंगे 180 माइनस अल्फ़ा, तो कॉस 180 माइनस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, देखिए आ गया, माइनस लगाकर कॉस अल्फ़ा आया, राइट। मतलब एक बार अल्फ़ा हमको चाहिए ना और थीटा दोनों चाहिए। तो बस आराम से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा भी आ गया और थीटा वाला टर्म भी आ गया। तो इन दोनों को पुट किए, इन दोनों को जो पिछले पेज में था डीई का पॉइंट मास जो लिए थे उसके चलते फील्ड, वो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे इतना फील्ड। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू और साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आया इक्वेशन, दोनों सब्स्टिट्यूट करने के बाद, अगर आउटसाइड का पॉइंट है, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ए, यानी रेडियस जितना है उससे ज़्यादा लिए हैं, यानी हॉलो स्फीयर के बाहर का बात हो रहा है। तो चूँकि भैया थीटा 0 से पाई बदल रहा है, तो जब थीटा 0 रखिएगा तो जेड का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए प्लस आर का होल स्क्वायर होगा, यानी ए प्लस आर आ जाएगा, ये इधर स्क्वायर से कैंसिल होके। और जब ये थीटा 180 रखिएगा तो उस बार वैल्यू ए माइनस जेड आएगा, क्योंकि 180 रखिएगा तब प्लस वाला आएगा, क्योंकि कॉस 180 खुद -1 होता है तो इसको प्लस बना देता। तो 180 रखेंगे तो ए प्लस आर आया, और 180 माइनस रखे तो आर चूँकि बड़ा है तो इसलिए इसको आर प्लस ए लिखेंगे और दूसरे को आर माइनस ए लिखेंगे। तो थीटा का वेरिएशन अगर थीटा के टर्म में इक्वेशन रहता तो हम 0 से पाई लिखते, लेकिन इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो जेड के टर्म में है, तो जेड वेरी कर रहा है आर माइनस ए से आर प्लस ए, तो इसको आर माइनस ए से आर प्लस ए इंटीग्रेट कर दिए आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो ये GM/r² यानी पॉइंट मास जैसा आया आंसर। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पूरा हॉलो स्फीयर पॉइंट मास जैसा बिहेव कर रहा है। और जब इनसाइड के लिए निकालेंगे, स्फीयर के अंदर वाले के लिए, तो थीटा तो भाई बदलेगा वहीं से वहीं तक जितना बदलना है उसको, लेकिन जो जेड का वैल्यू है वो आर माइनस ए नहीं लिखकर ए माइनस आर और ए प्लस आर तक होगा इसका वैल्यू। अब इसको जब लिमिट पुट किए तो 0 आ जाता है, यानी अंदर में फील्ड 0 होगा। देखिए एक बार x प्लस ए और एक बार x माइनस ए और एक बार a माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं,
उसका कारण ये है कि ये जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है, जेड स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ए, और अगर 180 के लिए प्लस वाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ए प्लस आर लीजिए, आर प्लस ए। माइनस वाले में अगर आप लिखे ए माइनस आर का स्क्वायर, तो अगर जेड स्क्वायर इक्वल टू ऐसा है तो जेड इक्वल टू क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस करके लिखा जाता है यहाँ। जैसे कि जेड स्क्वायर इक्वल टू अगर है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है, तो जेड इक्वल टू क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस 2 लिखा जाता है। इसको 4 अगर आप समझें, जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो जेड इक्वल टू √4 नहीं लिखा जाएगा, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखा जाएगा, क्योंकि √4 तो खाली 2 होता है, मतलब ये पता ही है आपको, प्लस माइनस 2 लिखा जाता है। वैसे ही यहाँ प्लस माइनस ए माइनस आर लिखा जाएगा। अब जेड पक्का एक डिस्टेंस है कि एंड पॉइंट से और जहाँ पे भी आपको फील्ड निकालना है उसका ये स्लैंटिंग तिरछा वाला डिस्टेंस है, तो ये पक्का पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब ए बड़ा होगा तो इसको ये प्लस वाला टर्म ही ले लिया जाएगा, ए माइनस आर, और जब ए छोटा होने लगेगा तो उस केस में ये माइनस वाला लेंगे और माइनस ए माइनस आर यानी कि आर माइनस ए आने लगेगा जेड इक्वल टू, क्योंकि जेड एक कुछ पॉजिटिव नंबर आना चाहिए ना मेरे लिए, इसीलिए एक बार ए माइनस आर एक बार आर माइनस ए लिए। तो ठीक है भाई, डेरिवेशन समझिए कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जस्ट एक पॉइंट मास जैसा बिहेव कर रहा है और अंदर में फील्ड होता है 0। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे ये U इक्वल टू, अगर किसी सिस्टम को असेंबल आपने किया है, असेंबल करना मतलब ये M1 M2 इन्फिनिटी पे रखे हुए थे, उसको आप पकड़ कर इन्फिनिटी से किसी R दूरी पे लाके सजा दिए उसको, तो इसमें एनर्जी कोई स्टोर हो गया और अट्रैक्टिव फील्ड में ये नेगेटिव एनर्जी स्टोर हुआ है, इसलिए माइनस G_M1M2/R इतना पोटेंशियल एनर्जी इसका हो गया है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों हुआ कि जो कि जब इन्फिनिटी पे ये दोनों थे M1 M2 तो रिलैक्स थे और वहाँ इनकी एनर्जी 0 थी, और ये दो पास जो आए हैं इसमें इन्होंने खुद पॉजिटिव वर्क किया है, ये अपने इंटरनल एनर्जी से काम किए हैं, इसलिए इस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और 0 से कम होके और कितना होगा तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए माइनस G_M1M2/R लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम का। तो जब भी अट्रैक्ट करके कोई सिस्टम अपने फोर्स का, अपने इंटरनल फोर्स का यूज करके कोई आ रहा है पास में, तो उसका एनर्जी नेगेटिव लिखना है, क्योंकि वो खुद बेचारा अपना एनर्जी यूज कर लिया है तो उसकी एनर्जी ओबियसली डिक्रीज कर जाएगी, तो 0 से डिक्रीज करके नेगेटिव हुआ। न्यूमेरिकल बोलता है 11.2 कि फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास 100 ग्राम फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस टू vertices of an equilateral triangle of side 20 सेंटीमीटर। तो ये दिया नहीं है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स निकालें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालें, क्या निकालना है ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट। अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ है किसका वर्क निकालना है तो एक्सटर्नल एजेंट याद रखिएगा। तो इन्फिनिटी से जब लाएंगे पास में तो इन्फिनिटी से किसका वर्क डन निगेटिव होगा लाने में, याद कीजिए कि ये तो अपने आप पास आना चाह रहे थे ना, ये M1 M2 दो को ला रहे हैं, मान लेते हैं M1 को और M2 को, M1 M2 ये दोनों कहाँ पे हैं, पहले इन्फिनिटी पे। तो जब ये इन्फिनिटी पे थे तो इनकी एनर्जी 0 थी, यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यहाँ तक मान लेते हैं मुझे स्मॉल m को लाना है, जब ये इन्फिनिटी पे था तो 0 था, तो इन्फिनिटी से ऐसे पास लाए, इसको पास लाते गए इस तरह से, तो एक्सटर्नल एजेंट कोई भी बीच में जब सेपरेशन इसका x था उस वक्त ये अपने से अट्रैक्ट हो रहा था, इस कैपिटल M से कितने फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा था, तो G कैपिटल M स्मॉल m और अपॉन x दूरी है तो x स्क्वायर फोर्स से, और इससे और डिस्प्लेसमेंट dx किए, और चूँकि जो एक्सटर्नल एजेंट है उस एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया होगा इधर की तरफ ताकि वो दूर एक्सेलरेट करके नहीं चला जाए, अपोजिट लगाया होगा तो cos 180 के कारण -1 एक आ गया, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 होता है, राइट। तो टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेट करेंगे और एक और माइनस लगाएंगे। क्यों एक और माइनस लगाएंगे सर, वो माइनस हम लगाएंगे
कि ये dx जो है ना उसमें x कम हो रहा है, ये ऐसे पास आ रहा है ना, तो x की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि x मैं लिया हूँ यहाँ से लेकर और अभी यहाँ तक, और बाद में ये और क्लोज जाने वाला है, तो x की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए एक और माइनस लिया गया यहाँ। ठीक है, तो अभी इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये एक और माइनस लिए, तो माइनस से माइनस एक कट गया और GMM बाहर आ गया था, GMM, और 1/x² का होता है -1/x, ऐसा इन्फिनिटी से r दूरी पे लाए हैं, तो ये माइनस बाहर ले लेंगे, तो -GMM ब्रैकेट में 1/r रह जाएगा, 1/x रह जाएगा, तो अपर लिमिट आ गया 1/r और लोअर लिमिट -1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो खाली ये क्या आ गया -GMM/r, -GMM/r। तो यहाँ आपने देखा कि वर्क डन बाय क्या निकाला गया, एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना आ रहा है -GMM/r। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जितना आता है उतना ही इस पॉइंट पे रखने पे इन दोनों सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो भी यही होता, और वर्क डन पूछा एक्सटर्नल एजेंट का, तो यही हो गया -GMM/r, इतना हो गया। अगर बोलता है कि वर्क डन बाय इंटरनल एनर्जी निकालिए, खुद का इसका कितना वर्क डन हुआ, तो ये पक्का प्लस में वर्क डन आता, GMM/+r आता ये, लेकिन जब इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछता तो लिखते वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे लिखते, लेकिन इसमें एक और माइनस लगा देते ना, क्योंकि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। तो इस बार देखिए वही GMM इक्वल टू, ये तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है इन्फिनिटी पे, तो -UR आ जाता, तो ये फिर यहाँ माइनस लग जाता, तो ये इसका जो एनर्जी आ गया स्टोर्ड इस सिस्टम का वो आ जाता -GMM/r। यहाँ से भी देखिए एनर्जी आ गया -GMM/r, यानी हम बोल सकते हैं कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ सिस्टम व्हेन टू मासेस कैपिटल M स्मॉल m आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। और एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में बात करें तो एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे डिफाइन दो तरीके से किया जाएगा, एक तो किया जाएगा कि वर्क डन निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख दीजिए, या दूसरा डिफाइन किया जाएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख दीजिए, उसमें निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस पे आया है -GMM/r। तो डेफिनेशन कोई भी इन दोनों में से एक आप लिख सकते हैं कि इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू असेंबल दैट सिस्टम, या निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स टू असेंबल दैट सिस्टम। तो इस 11.2 वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल पे रखना है 3 मासेज को, तो 3 मास को रखने के लिए देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो जब पहले मास को लाएंगे तो आराम से आ जाएगा क्योंकि कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो भैया ये M1 और M1 तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि कोई उसके अगेंस्ट फोर्स नहीं लगा रहा है M1 के अगेंस्ट। फिर जब सेकेंड मास M2 को यहाँ लाया जाएगा M2, तो इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा कितना -GM1M2/r। फिर जब एक्सटर्नल एजेंट ये तीसरे मास को यहाँ लाने की कोशिश करेगा M3, तो ये M1 और M2 दोनों के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ेगा, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार M3 का M1 के साथ अपॉन r और फिर GM3 का M2 के साथ अपॉन r। तो ऐसा 3 टर्म देखिए आ गया यहाँ पे, तो तीनों इक्वल टर्म है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो 3 टाइम्स एक लिख देते हैं, तो 3 टाइम्स -GM1M2/r। अब सब कुछ गिवन है, 3 गिवन है, G पता है 6.67 × 10⁻11, M1 M2 100 ग्राम दिया है, उसको 0.1 kg लिखा हुआ है, और ट्रायंगल का साइड 0.20 मीटर है क्योंकि वो ट्रायंगल का साइड 20 सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इतना एनर्जी आ गया। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ वही चीज़ लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी
के बराबर है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी जो इंटरनल एनर्जी यहाँ आया इसमें माइनस लगा देंगे, यानी कि ये प्लस बना देगा उसको, तो +1 × 10⁻11 ये वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पूछता तो यही हो जाता माइनस में, यही राइट। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 पार्टिकल। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट माइनस में हो गया और वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस में हो गया, यही चीज़। इफ़ द पार्टिकल आर ब्रॉट बाई सम external agency without changing kinetic energy, then the work done by gravitational agency is equal to negative of this। यानी माइनस वाला वर्क डन हो जाता है एक्सटर्नल एजेंसी का और प्लस वाला वर्क होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया और एक्सटर्नल एजेंट ने नेगेटिव। अब अगला है कि हम लोग को ये रिलेशन है, इसमें 2 इक्वेशन एक साथ देखेंगे, ये और ये 2 है। तो पहले ये देख लेते हैं 5 नंबर क्या ये बोल रहा है। 5 बोल रहा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी कैसे लिखेंगे, 5 या 4 पहले देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पहले ये बता रहा है क्या है। तो आप देखिए यू बी का मतलब क्या है, यू बी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, 2 मास का पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे कितना होगा, इन्फिनिटी से जितना वर्क किया होगा एक्सटर्नल एजेंट लाने में, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को डायरेक्ट लिख देते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही ए पॉइंट तक लाना है तो यू ए वर्क करना पड़ा होगा, राइट। तो हमको खाली भैया बी से ए ले जाना है, राइट, बी टू ए हमको ले जाना है, पूरा इन्फिनिटी से नहीं लाना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे करते हैं। जैसे ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, तो इन्फिनिटी से और बी तक किसी को लाया होगा एक्सटर्नल एजेंट, तो उसको काम करना पड़ा यू बी, और इन्फिनिटी से ए तक लाया तो उसको काम करना पड़ा यू ए। तो बी से ए ले जाने में कितना करना पड़ा होगा, यू बी माइनस यू ए, राइट। तो हम इन्फिनिटी वाला क्यों लिखेंगे, बस यू बी माइनस यू ए लिख दिए, तो यू बी माइनस यू ए हो गया ये। अब इसी m मास को नहीं लाकर 1 kg मास को लाते हैं, यानी पर यूनिट मास कर देंगे इसी को यू बी माइनस यू ए अपॉन एम। तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं रखकर पोटेंशियल सिर्फ डिफाइन किया गया, उसको क्या डिफाइन किया गया, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हो गया। तो इन्फिनिटी से और बी तक अगर पर यूनिट मास को लाते, ये यू बी क्या था, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन बी पॉइंट तक लाने में, तो पर यूनिट मास कर देते तो इसी का वैल्यू वी बी हो जाता। और यू ए क्या था, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इन्फिनिटी से ए तक लाने में किया गया वर्क डन, तो पर यूनिट मास इसको कर देते तो ये वी ए बन जाता। तो वी बी माइनस वी ए क्या होता, यू बी बाई एम माइनस यू ए बाई एम। तो दोनों में एम 1/m कॉमन ले लिए तो यू बी माइनस यू ए आ गया, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू यू बी माइनस यू ए बाई एम हो गया। अब इसमें से अगर इन्फिनिटी से लाते, यानी एक इसमें से इन्फिनिटी अगर बना दिया जाए तो इन्फिनिटी ए को बना देते हैं, तो ए पे 0 होता पोटेंशियल इन्फिनिटी पे रखते तो, और इन्फिनिटी पे ये यू बी माइनस यू ए बाई एम हो जाता, क्योंकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट यानी एट इन्फिनिटी कितना पोटेंशियल होता है, 0। और बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी ये इन्फिनिटी आप लेंगे तो 2 सिस्टम जब इनफाइनाइटली सेपरेटेड होता है तो उनका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वी बी इक्वल टू सिंपली यू बी बाई एम लिख सकते हैं। तो उसी को यहाँ इक्वेशन नंबर 6 में लिखा हुआ है इन्होंने, v इक्वल टू यू अपॉन एम लिखना है। तो u क्या होता है, माइनस जी एम एम बाई आर, तो एक m डिवाइड हो गया तो m कट गया, ये m कैंसिल हो गया, तो खाली जी एम बाई आर आ गया ओनली। तो v इक्वल टू हो गया जी एम बाई आर, माइनस लगा के। 7th नंबर इक्वेशन जो है ना, वो रिंग का पोटेंशियल निकाला है उससे r दूरी पे। तो a रेडियस का रिंग है और इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ छोटा सा मास dm लेंगे तो इस छोटे से मास का पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी, और छोटा सा मास dm बाई ये z दूरी पे है तो z का वैल्यू खुद क्या है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है कि नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल निकालने के लिए, ये तो छोटा सा भी निकला, तो टोटल भी निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे
तो जी बाहर आ जाएगा माइनस में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एम का इंटीग्रेशन टोटल मास हो जाएगा और ये रूट में रहा, तो माइनस जी एम बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 7th नंबर देखिए वही इक्वेशन लिखा हुआ है, माइनस जी एम बाई रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यही चीज़ क्या है, जेड है। अगर डायरेक्ट आपको पता है तो जेड भी लिख सकते हैं, और रेडियस और डिस्टेंस दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखना है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट कि हॉलो स्फीयर एक दिया हुआ है और उसका यहाँ आर डिस्टेंस पे सेंटर से, ये डिस्टेंस आर है, ये पी पॉइंट पे निकालना है आपको पोटेंशियल। तो अभी रिंग का हम लोग निकाल लिए हैं। रिंग के लिए क्या आया था, माइनस जी पूरा मास आया था रिंग का, और उस मास से डिस्टेंस आया था जेड, या तो डायरेक्ट लिख दिए थे या उस जेड के जगह पर आपको आर और रेडियस में लिखना है तो रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे थे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके सेंटर से थीटा एंगल पे जाएंगे, थीटा एंगल पे, और डी थीटा एंगल का एक चौड़ाई लेंगे ऐसे पट्टी, और रिंग ऐसे कंसीडर कर लेंगे, डी थीटा मोटाई का रिंग ऐसे, राइट। अब थीटा को 0 से और पाई तक वैरी करेंगे ना उधर, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, ये छोटा सा रिंग बनेगा और बड़ा रिंग बनेगा और बड़ा रिंग, ये रिंग का कॉम्बिनेशन है ना, अलग अलग रेडियस के रिंग का कॉम्बिनेशन। तो थीटा 0 से पाई तक वैरी कर रहा है। इसके अलावा आपको मास पर यूनिट एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो टोटल मास m है और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई, और इसका रेडियस अगर a है तो a स्क्वायर। अब हमारे रिंग का मास क्या है, तो रिंग का रेडियस क्या है, तो 2 पाई, और ये a रेडियस तो पूरा स्फीयर का है, तो रिंग का सिर्फ ये a साइन थीटा है, तो 2 पाई a साइन थीटा, ये रेडियस हो गया रिंग का 2 पाई a साइन थीटा, और ये सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई इंटू रेडियस, और सर्कमफेरेंस में इसका थिकनेस मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी ए डी थीटा, तो इतना हो गया आपका डी एम, यानी रिंग जो कंसीडर किया आपने उसका मास। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 इससे चला गया ऐसे, एक ए भी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर है तो ये भी ए देखिए कैंसिल हो गया है, तो m/2 आया नीचे, m/2, और ऊपर आया साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना आया छोटा सा मास। देखिए इनका भी छोटा सा मास क्या आया है, छोटा सा मास डी का वैल्यू m/2 साइन थीटा डी थीटा, रिंग का मास। अच्छा, अब रिंग से ये कितने दूरी पे है, ये रिंग से कितने डिस्टेंस पे है, ये z आपको पता करना है। तो z क्या है, ध्यान से आप देखिएगा। तो आप z निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें z निकालने के लिए सर कैसे z निकलेगा, इसका वेक्टर रूल से देखिए निकाल देते हैं। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ए पी वेक्टर होगा, ए पी ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन से, राइट। ए ओ प्लस ओ पी इक्वल टू ए पी होगा। अब रिजल्टेंट जो आ रहा है हमारा z, तो रिजल्टेंट स्क्वायर लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2ar कॉस, और दो वेक्टर के बीच एंगल यहाँ ऐसे फॉरवर्ड करते हुए इधर से लेंगे तो 180 माइनस पाई होगा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो जेड स्क्वायर का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा, है कि नहीं। इतना हो गया जेड स्क्वायर का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जेड स्क्वायर लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए तो 2z dz इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, आर स्क्वायर कोई कॉन्स्टेंट है तो 0, और माइनस 2ar में 2ar ये तो कांस्टेंट है, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो वो इस माइनस को ख़त्म कर दिया, तो साइन थीटा डी थीटा, 2ar साइन थीटा डी थीटा। तो इससे साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू मिल गई 2z dz, 2 से 2 कट गया तो z dz बाई ar, इतना मिला साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू। और dm ऑलरेडी हम ये निकाल के रख चुके हैं। अब dm में साइन थीटा डी थीटा के जगह पर z dz बाई ar लिख दीजिए, z dz बाई ar लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जो ये स्मॉल रिंग है, रिंग का पोटेंशियल सबको पता है कि सर ये होता है माइनस जी एम बाई आर,
तो हमारा छोटा सा मास यहाँ dm लिखना है, तो इसको यहाँ से लिख देंगे dm लाकर। तो ये छोटा सा जो dv आया, dv वो कितना आया, तो छोटा सा मास कितना था, तो g लगाकर, और छोटा सा मास था m/2ar और इधर dz था, राइट, 2ar dz। तो यही देखिए लिखा हुआ है -gm, यहाँ भी लिखा हुआ है -gm/2ar और dz। इतना छोटा सा पोटेंशियल है। टोटल पोटेंशियल के लिए इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करते समय हमको z का वैल्यू रखना है। तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से पाई तक। तो जब हम थीटा 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाता है। तो ये a² + r² और cos 0 का वैल्यू हो गया 1, तो -2ar आ जाएगा ये, यानी कि a माइनस r का होल स्क्वायर आ जा रहा है, z²। तो होल स्क्वायर से ये कैंसिल होके a - r आया। और जब इसकी वैल्यू हम पाई रखेंगे तो cos पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो उस समय a + r का स्क्वायर होगा, और z² है तो एक स्क्वायर कट जाएगा, तो a + r हो जाएगा। यानी कि ये जो z है ना, उसका वैल्यू एक बार a - r लेना है और एक बार a + r। तो फर्स्ट केस में ये लिया हुआ है आउटसाइड का पॉइंट, मतलब r को लिया हुआ है a से बड़ा। तो एक हो जाएगा लिमिट r + a और दूसरा हो जाएगा r - a, राइट। क्योंकि देखिए इसको आप r + a का भी स्क्वायर लिख सकते हैं और r - a का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको, है कि नहीं। a² + b² -2ab ही तो लिखना है। तो इसका मतलब कि फाइनल मुझे रिजल्ट आने वाला है r + a या r - a। तो अगर r बड़ा है तो हम r - a लिखेंगे, राइट, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ऐसे स्क्वायर है, और इधर था z² था। तो हम a - r का स्क्वायर लिखें या r - a का स्क्वायर, वो तो वही आने वाला है, सेम चीज़ आने वाला है। और हमें पता है कि r ग्रेटर है, इसलिए r - a लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। और दूसरा केस लेंगे तो उसमें a - r लिखेंगे। तो जैसे ही इसको लिमिट पुट किए, z का लिमिट यहाँ पे, dz का इंटीग्रेशन z हो गया, और लिमिट पुट करते ही आ गया -gm/r। यानी ऐसा लग रहा है जैसे पॉइंट मास का पोटेंशियल आ गया है। और जब इनसाइड वाले पॉइंट के लिए लिखे तो एक आया a + r और एक a - r। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए तो इसमें भी आ गया -gm/a, इस बार आ गया, इस बार r ही कैंसिल हो गया। और ये a तो फिक्स है जो कि रेडियस है, यानी सरफेस पे जो वैल्यू होगा पोटेंशियल का -gm/a, वही वैल्यू इनसाइड के लिए है। और यही फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी वैलिड होता है कि हॉलो स्फीयर अगर है और उस पर चार्ज दिया हुआ है, तो जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही इनसाइड का पोटेंशियल होता है। फिर उसके बाद ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है। तो माइनस में ग्राफ नीचे क्यों बनाया है, क्योंकि सब निगेटिव इसका पोटेंशियल है, और 0 से लेके इनर पॉइंट तक के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट है, जो कि gm/a सरफेस वैल्यू के इक्वल है, तो -gm/a हो गया ये। और उसके बाद पोटेंशियल था डिनोमिनेटर में आया था, वो r आया था, gm/r आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो 1/r का ऐसा होता है, क्योंकि जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये टेंड्स टू 0 होगा। तो -gm/r डिस्टेंस, तो r इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो v किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा ग्राफ है। एग्जाम्पल नंबर 11.3 में है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल। तो एक ऐसे स्फेरिकल शेल है और उसके सेंटर में एक मास m रखा हुआ है और खुद इसका भी मास m है। तो इससे r/2 दूरी पे पूछ रहा है पोटेंशियल क्या होगा। तो एक पॉइंट मास जो सेंटर पे रखा है उसका पोटेंशियल होगा, और स्फेरिकल शेल का भी होगा पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे। तो v1 पहले लिखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो, सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। मास कहाँ पे निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट p एट ए डिस्टेंस a/2 पे निकालना है। तो a/2 पे पॉइंट मास के वजह से हो जाएगा -gm/a/2, और स्फेरिकल शेल के वजह से सरफेस वैल्यू होता है जो कि -gm/a है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करते ही -3gm/a आंसर आ गया। हॉलो स्फीयर के बाद आता है सॉलिड स्फीयर, जिसके अंदर भी मास भरा हुआ है।
तो हॉलो स्फीयर का हमको पता है ही, तो हम क्या करेंगे, इससे x दूरी पे जाके और dx थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करेंगे, जिस हॉलो स्फीयर की मोटाई dx होगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अब करना पड़ेगा हमको। तो टोटल मास अगर m है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा m/4/3 पाई, और पूरा इसका खुद का रेडियस a है, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। इसका कितना वॉल्यूम होगा, ये जो हम कंसीडर किए हैं पार्ट, उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई, और इसका थिकनेस dr है, dr थिकनेस है, राइट। तो इसका वॉल्यूम कैसे मिलेगा, पूरा कितना वॉल्यूम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 पाई, और x दूरी पे जाके लिए हैं तो x स्क्वायर, और उसमें dx मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में थिकनेस मल्टीप्लाई कर देने से वॉल्यूम मिल गया ये, राइट। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो ये जो आया क्वांटिटी 4/3 पाई से ये 4 पाई x स्क्वायर dx/aq इंटू ये मास, ये हो गया ये स्मॉल स्फीयर जो कंसिडर किया dx थिकनेस का, उसका मास। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया था, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, ये 3 नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे हम लिखे थे 4 पाई x स्क्वायर dx सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो 3 ऊपर चला गया, तो 3m/aq x स्क्वायर dx, इतना मास आया, छोटा सा मास जो x रेडियस का स्मॉल स्फीयर कंसिडर किया उसका। अब ये जो स्मॉल स्फीयर आप लिए अंदर में, अब पूरे स्फीयर को छोड़ दीजिए, पूरा जो एक्चुअल स्फीयर था उसका आप बात ही नहीं करना है। ये जो स्मॉल स्फीयर आपने लिया, इनर स्फीयर, ऐसे इस x रेडियस का ये है, तो अगर आपका पॉइंट इस x के बाहर है, ऐसे है r, ठीक है, इस इनर स्फीयर की बात हो रही है, आउटर को भी भूल जाइए, आप आउटर को भूल जाइए। तो ये जो हमने कंसीडर किया इस x रेडियस से बाहर का अगर पॉइंट है, तो उसके लिए तो पोटेंशियल माइनस gm/ जो भी पॉइंट है वो लिख देते हैं r। लेकिन अगर ये x के अंदर हो गया, जो मैंने x कंसीडर किया हॉलो स्फीयर, उसके भी अंदर हो गया अगर आपका पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो वो सरफेस वैल्यू को होगा। और सरफेस इसका x रेडियस का लिया है, यानी x रेडियस के बराबर होगा -g, और छोटा मास /x हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर कंसीडर किए हैं। तो ये कब हो जाएगा, जब आपने जो r लिया वो इस हमारे छोटे से जो कंसीडर किए हॉलो स्फीयर उसके भी अंदर आ जाए। और ये वाला कब होगा, जब आपने छोटा सा जो अंदर का हॉलो स्फीयर कंसीडर किया था उससे आउटसाइड में चला जाए पॉइंट। तो 2 फार्मूला इसका हो गया, राइट। तो हमारा छोटा सा जो गोला था, छोटू सा भीतर वाला गोला, ये बाहर का मेन है सॉलिड, तो ये छोटू सा जो स्फीयर मैं कंसीडर किया, इससे बाहर का अगर पॉइंट हुआ, इससे बाहर का, चाहे इतना बाहर है चाहे पूरे बाहर है, ठीक, बाहर का पॉइंट बस हमको लेना है। तो बाहर के पॉइंट के लिए फार्मूला है -gm/r। अब ये g और r तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिए g और r माइनस में, और dm इंटीग्रेट करना है। तो ये छोटा सा जो मास कंसीडर किए हैं इसका इंटीग्रेट करते गए करते गए करते गए, और हम मान लीजिए यहाँ r लिए हैं एकदम बाहर, तो मास कहाँ तक होगा, जो इसका एक्चुअल रेडियस था, इसका एक्चुअल रेडियस तक, यानी कि टोटल मास आ जाएगा, पूरे सॉलिड स्फीयर का टोटल मास आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे, इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब टोटल मास, तो gm/r आ गया। ये खाली हमारे कंसिडरेशन में जो था मास उसके बाहर का नहीं है, पूरे स्फीयर के बाहर का हम निकाल दिए, इससे पूरे स्फीयर के बाहर r डिस्टेंस पे, ठीक। अभी अंदर का नहीं निकाला, ये नहीं सोचना है कि खाली इसके अंदर है, मतलब जो हमने कंसीडर किया है स्फीयर उसके अंदर है, मेन सॉलिड स्फीयर के अंदर नहीं है, उसका नहीं निकाले हैं हम, पूरे बाहर का निकाल दिए, ठीक। ये हमने कंसीडर किया था इतने थिकनेस का, dx थिकनेस का, और एक्चुअल में जो सॉलिड स्फीयर था वो ये था सॉलिड स्फीयर। तो हम इस बार जो r लिए ना, यहाँ का r ले लिए हैं, राइट। तो gm/r तो लिखेंगे ही, और dm लिखे इसका मास, ये स्ट्रिप जैसा जो बना रहे हैं इसका मास, तो इसका इंटीग्रेट करते करते क्या आएगा, पूरे सॉलिड स्फीयर का मास आएगा, और क्या, तो उसी को पूरे सॉलिड स्फीयर का मास m लिख दिए।
तो माइनस जी एम बाई आर आ गया, यानी आउटसाइड के लिए अभी भी वो पॉइंट मास जैसा ही बिहेव किया। अब जो है इनसाइड के लिए अभी जो मैंने आर लिया, ये देखिए आर ये ले लिया, और ये मैंने हॉलो स्फीयर कंसीडर किया था, ये वाला हॉलो स्फीयर कंसीडर किया, तो हॉलो स्फीयर के भी अंदर ले लिए हैं आर इस बार। तो अब दो तरह का मास कंसीडर करना है हमको, ठीक है, कि एक ये हॉलो स्फीयर है ना, ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो ऐसे इतना हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो अब दो तरह का मास कौन कौन सा है यहाँ, एक तो मास है जो इसके अंदर है, अंदर जो आर रेडियस के अंदर आ जा रहा है, यानी कि ये इसको मैं यहाँ पे कलर कर दे रहा हूँ पिंक कलर से। एक इतना सारा मास कंसीडर करना है, जहाँ पे फील्ड निकालना है उसके अंदर कितना मास आ गया, और बाकी बाहर का मास कंसीडर करना है, दो तरह। तो ये पिंक कलर वाले का मास आएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम है m/4/3 पाई, पूरे स्फीयर का रेडियस ए था तो ए क्यू, और इसका आर ही रेडियस है स्मॉल आर, तो 4/3 स्मॉल आर क्यू, तो 4/3 कट गया, तो स्मॉल आर क्यू बाई ए क्यू आया एम, ये इसका मास हो गया पिंक कलर वाला, ये वाला पार्ट का मास। तो इस इनर मास जो पिंक कलर का मैंने बनाया उसके चलते ये ऑन द सरफेस कहलाएगा पॉइंट। तो ऑन द सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी, और जो भी मास है वो लिख दीजिए अपॉन इसका खुद का रेडियस कितना है, आर रेडियस का है तो आर लिख दी, और जो एम डैश था उसकी वैल्यू थी एम स्मॉल आर क्यू बाई ए क्यू थी, तो एक आर इससे कैंसिल होके ये उसको आर स्क्वायर बना दिया, इससे कैंसिल होके आर स्क्वायर बना दिया, तो माइनस जी एम आर स्क्वायर बाई ए क्यू हो गया, माइनस जी एम आर स्क्वायर बाई ए क्यू आया। ये जो स्मॉल आर रेडियस था, उस स्मॉल आर रेडियस में जो फंसा हुआ मास था उसके कारण हुआ उस पॉइंट पे, और बाहर का जो मास रिमेनिंग मास है बाहर वाला, उसकी वजह से कैसे निकालें। तो देखिए अभी आप ये जो dx यहाँ से dx थिकनेस का जो माने थे हॉलो, इसका मास कितना था, इसका मास ये dx थिकनेस का माने थे ना ऐसे, अभी हमको किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है r, ये वाला यहाँ पे r था, राइट। तो इस r पॉइंट पे क्या लिए हम, इस r रेडियस वाला मास पहले कंसीडर कर लिया, और इसके चलते ये यहाँ पे पोटेंशियल हम निकाल दिए, राइट। अब इसके बाहर का जो मास है उसके वजह से हम निकालने जा रहे हैं, बाहर के मास की वजह से। तो बाहर के मास से निकालने के लिए हम एक पिंक कलर का हॉलो स्फीयर कंसीडर किए, तो इस हॉलो स्फीयर का मास कितना आएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम m/4/3 पाई ए क्यू, और इस स्ट्रिप का जो पिंक कलर का आया है उसका मास होगा 4πx² dx, क्योंकि 4πx² उसका सरफेस एरिया हो गया और dx थिकनेस हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे इतना आया, इतना उसका मास हुआ पिंक कलर का। तो अब अंदर वाला जो पॉइंट है ना भैया, अंदर वाला पॉइंट वो इस हॉलो स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट हो गया, और इनसाइड का पोटेंशियल सरफेस वैल्यू के बराबर होता है, और यहाँ सरफेस वैल्यू मतलब एक्स रेडियस का ये है, राइट। तो ये जो आर डिस्टेंस पे, इसके अंदर आर डिस्टेंस पे आएगा इस हॉलो स्फीयर के चलते पिंक कलर का, वो होगा माइनस जी, और जो भी मास होगा पिंक कलर का dm बाई एक्स होगा, जहाँ पे एक्स क्या है, रेडियस ऑफ पिंक कलर वाला पार्ट है, हॉलो स्फीयर का पार्ट है रेडियस, क्योंकि सरफेस वैल्यू के बराबर ही अंदर का वैल्यू होता है। तो सरफेस वैल्यू में रेडियस एक्स लेंगे हम सरफेस पे, माने माइनस जी dm बाई एक्स, राइट। तो अब dm का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, यहाँ लाकर इस dm का वैल्यू यहाँ रख दिए और सिंप्लीफाई किए, तो इतना आया। अब ये जो पोटेंशियल है वो सिर्फ पिंक कलर वाले हॉलो स्फीयर की वजह से है। तो टोटल ये आउटसाइड वाला टोटल के चलते क्या होगा, तो पिंक कलर का रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, तो अंदर वाले रेडियस से बाहर वाले रेडियस तक, क्योंकि इतने मास की वजह से तो हम निकाल ही चुके हैं ना अंदर आर रेडियस वाले मास। तो पिंक कलर का जो रेडियस है ना वो आर रेडियस से लेके और बाहर ए रेडियस तक वेरी करेगा, आर से लेकर ए। तो बस इसको आर से ए तक इंटीग्रेट कर दिए इस टर्म को, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किए, तो -3gm/2a² ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना पोटेंशियल आया इनर पॉइंट पे। किसके वजह से, तो वो इनर पॉइंट जो था उसके बाहर वाले मास के वजह से। तो टोटल क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा टोटल। कौन दोनों का सम होगा सर, तो ये आर रेडियस वाला जो मास था इसके वजह से पोटेंशियल निकाले थे जो यहाँ, और इसके बाहर का जो रिमेनिंग मास रहा
यहाँ से और ए रेडियस तक, उसके वजह से ये वाला आया है, ये वाला आया है। तो इसको और अंदर वाले के चलते जो आया था उसको दोनों को ऐड किए, दोनों माइनस माइनस में ही है, तो ऐड करते ही फॉर्मूला आ गया -gm/2a³ 3a² माइनस r²। इसी में ऐट द सेंटर अगर पूछेगा तो r का वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये a² से ये कट जाएगा a³, तो gm और ऊपर 3 आएगा तो -3gm/2a आ जाएगा एट द सेंटर। तो फॉर्मूला के नाम पे आपको 11.12 इक्वेशन याद रखना है। -gm/a³ लिखना है, यहाँ पे 2 लगा के 2a³ और 3a² माइनस r²। ये सॉलिड स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल हो गया।